हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। 17 दिसंबर हो चुकी है और आपके 29 दिसंबर को आपका पेपर है। इसलिए अब आपके पास जो भी दिन बचे हैं उनमें आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना, लेकिन जो आपको देखना है, जिन टॉपिकों को आपको देखना है, जिनका बार बार रिवीजन करना है, जहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं, उनको तो आपको एक बार अच्छे से क्लियर करके जाना है। इससे पहले मैंने आपको विश्व भूगोल में बताया था कि आपके यहाँ से 5% तो आएंगे जो आपको सीधे सीधे ही 10 अंकों का फायदा करेंगे और 10 अंक आपको किसी भी तरह से यहाँ से नहीं छोड़ने हैं। और मैंने बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को तो आपको आवश्यक रूप से देखना है। यहाँ पर बात करें तो महाद्वीप महासागरों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पर्यावरण समस्याओं के बारे में बता दिया था और मैंने कहा था कि वैश्विक पवन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको ये देखना है कि वैश्विक पवन प्रणाली में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके हर बार पूछे गए थे 2016 से लेकर 2022 तक। उनको एक बार देख लो वैश्विक पवन प्रणाली से। अगर यहाँ पर बात करें तो अभी तक आपके 2016 से 18 के बीच में जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे। नंबर 1, कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किस तरह से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्र की विशेषता नहीं है? कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? विश्व के किस प्रदेश में गर्जता चालीसा चलती है? पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखने के बाद में अब आपके 2022-23 में इससे पहले वाले एग्जाम पूछे गए थे कौन कौन से थे। अशुभ अक्षांश संबंधित है। भूमंडलीय पवन प्रमुखता से निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन नहीं है? फेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विकसित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। अब देखो, आपको मैंने एक बार तो कहा था कि आपके 100 क्वेश्चन जो आएंगे प्रथम जीके पेपर में, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आप, अगर आपको सिलेबस याद है तो उसको आप आराम से कर सकते हो। जैसा कि एक क्वेश्चन था कि अशुभ अक्षांश संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन थे, हिमनदों से, वर्षा से, रेगिस्तान से, पवनों से। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब आपको पता है कि आपके जीके पेपर में आपके हिमनदों वाला टॉपिक नहीं है कि है नहीं है? नहीं है। आपके वर्षा वाला टॉपिक है नहीं है, आपके विश्व भूगोल में नहीं है। रेगिस्तान वाला है नहीं है, आपके नहीं है। आपका टॉपिक क्या है? केवल आपके पवनों वाला टॉपिक है। तो अगर किसी को याद नहीं था कि अशुभ का संबंधित है तो मैंने आपको बार बार कहा था कि जो भी सिलेबस में आपको मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में, वही आपका आंसर सही होता है। तो कौन सा है? ये पवनों वाला आपका ऑप्शन सही था। अब आपने क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिनको यहाँ पर नोट करना। क्या? एक तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, क्या आपको, अगर मैं यहाँ पर पहले कहता हूँ, यहाँ पर आपकी जो पवनें होती है वो पवनें आपके 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी स्थायी पवन जो हमेशा एक ही दिशा में चलती है। स्थायी पवन को हम क्या कहते हैं? इसको ग्रही पवन भी बोलते हैं, इसको सनातनी पवन भी बोलते हैं, इसको भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं, भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आपके ग्रह आए, भूमंडलीय आए, सनातनी आए। दूसरे होती है आपके मौसमी पवन। मौसमी पवन वो होती है जिनकी दिशा 6 माह में एक बार क्या होती है? परिवर्तित होती है, मौसमी पवन। और तीसरी होती है आपके स्थानीय पवन। स्थानीय पवन का मतलब होता है कि जो स्थान विशेष के अनुसार चलती है। जैसे भारत में कौन चलती है? लू चलती है। अमेरिका में कौन चलती है? अमेरिका में चिनूक चलती है। आपकी यूरोप में कौन चलती है? रफोन चलती है। आपके दक्षिणी अमेरिका में कौन चलती है? जोंडा चलती है, पोपोया चलती है। इस तरह के जो पवन हैं जो स्थानीय जो देशों के अनुसार उनका अलग अलग नाम है। ये तो आपको पता है। अब मैं कह रहा हूं जिनका नोट करना, क्या याद करना है? देखो, आपको स्थायी पवन है, उन स्थायी पवनों में आपको दिशा याद करनी है। नंबर 1 तो आपको रटना नहीं। यहाँ पर अगर आप रट के जाओगे तो आप गलती 100% करोगे। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है।
किस बात की? आपको स्थायी पवन है जो आपके, जैसे स्थायी पवन आपके तीन ही है। कौन कौन सी? व्यापारिक है, आपके पछुआ है और आपके ध्रुवीय है। केवल तीन ही आपके भूमंडलीय, सनातनी, ग्रह और स्थायी पवन है। ये हर बार आपके पूछा गया था। अब तीन है, जैसे आपके बहुत सी बार क्वेश्चन आया था नींद में से कौन सी ग्रह पवन है, तो तीन ही ग्रह पवन है, एक अलग आ जाती है, तो तीन ही ग्रह पवन है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि आपको बिना देखे, बिना आपको रटे, आपके दिमाग में एक चीज बननी चाहिए कि इनकी दिशा क्या होती है। अगर आपको इनकी दिशा याद है तो आपका ये माने कि इस अध्याय से, इस टॉपिक से आपका पक्का नंबर है। अगर आपको समझदारी है और आपने डट के चले गए तो आपका जीरो मान लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस जीरो मान लीजिए। तो आपको इनकी दिशा तो याद होनी ही चाहिए। इनकी दिशा क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पूछा भी गया था, देख लो यहाँ पर आपके पूछा गया था, देखो यहाँ पर भी आपके उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किसने बताई है, ये अलग चीज है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद करनी ही है, आपको इनकी दिशा। अब मैं बोलूँ दिशा क्या होती है, अगर मैं यहाँ दिशा की बात करूंगा तो बार में चीजें आ जाएगी। अब मैं आप बात करता हूं तो आपके चार दिशाएं होती है। ये क्या है? आपके उत्तर दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है, ये आपके पूर्व दिशा है, ये आपके पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है, ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पर आपके ग्लोब बना देता हूँ। इस तरह से आपका ग्लोब है, तो मैंने यहाँ पर आपको ग्लोब को चार भागों में बांट लिया इस तरह से। तो आपको बताओ, अब आप समझ गए होंगे ना। तो ये तो आपकी कौन सी दिशा है? ये उत्तर है, ये आपके पूर्व है, ये आपके दक्षिण है, ये आपके पश्चिम है। ठीक है, ये बीचों बीच में है। ये बीचों बीच वाली जो रेखा है इसको जानते होंगे आप, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू का मतलब क्या होता है? भू का क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। मध्य का मतलब बीचों बीच में से, पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसा कि ये आपके यहाँ से खींची गई थी। ठीक है, तो बीच में से 20 की थी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दो भागों में बांट दिया, यहां से आपके दो भागों में बांट दिया। ये नीचे वाला भाग पूरा का पूरा आपके दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर वाला आपके कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। इस बात को आप यहां समझ गए होंगे। अब आपके मन में ये चीज आएगी कि क्या करें, अब क्या नहीं करें। तो ये चीज आने के बाद में अब सुनो यहाँ पर। अब मैंने कहा था कि आपको केवल यहाँ पर रटना नहीं है, आपको समझना है। मैंने कहा कि आपके ग्रह पौने हैं, तो आपके कौन सी नंबर एक तो आपके व्यापारिक है, दूसरी कौन सी है? पछुआ है। इन दोनों को अच्छे से याद करना होगा। अगर व्यापारी की बात करो तो व्यापारिक पौने हमेशा पश्चिमी दिशा की तरफ चलती है, हमेशा पश्चिमी दिशा की तरफ। पछुआ पौने हमेशा पूर्वी दिशा की तरफ चलती है। अब आप याद कैसे करोगे? आप यहाँ पर ध्यान देना, पछुआ 3 अक्षरों का है, छोटा शब्द है। व्यापारिक 5 शब्दों का है, बड़ा शब्द है। पश्चिमी भी बड़ा शब्द है, तो व्यापारिक भी बड़ा शब्द है, इसलिए पश्चिमी की तरफ लगी व्यापारिक। अब पछुआ छोटा शब्द है तो पूर्व भी छोटा शब्द है, इसलिए पछुआ कहाँ चलेगी? पूर्व में। अब फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आप देख लेना कि पछुआ में पीछे वह है, अब पूर्व में भी पीछे क्या है? वह है। तो पछुआ पवन हमेशा पूर्वी दिशा की तरफ चलती है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए कि पछुआ पवन कौन सी दिशा में चलती है, तो पश्चिम में है या पूर्व में, दोनों में पीछे वह किस में है? तो पूर्व में वह है। तो पछुआ पवन हमेशा पूर्वी दिशा में चलेगी। अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपकी पूर्व दिशा कौन सी? ये वाली है पूर्व दिशा। तो यानी कि अब पछुआ पवन यानी कि पीछे चलती है, पीछे चलती है। तो पीछे कैसे चलेगी? पीछे चल रही है, पीछे इस तरह से पीछे चल रही है। ये पीछे किस दिशा में चल रही है? ये इसी इधर चल रही है, पूर्व दिशा में। ये पीछे चल रही है, जा रही है, यहाँ से पीछे जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। आगे कौन सी जाती है? व्यापारिक पवन आगे जाती है। किधर जाती है? पश्चिम दिशा में जाती है। ये व्यापारिक पवन देखो यहाँ पर इस तरह से जाती है, आगे जाती है इस तरह से। समझ गए? इस बात को समझे तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पछुआ पवन पीछे जा रही है पूर्व दिशा में पीछे, और व्यापारिक पवन जा रही है यहाँ आगे पश्चिम दिशा में जाएगी, इस तरह से पश्चिम दिशा में। एक पूर्व में, एक सॉरी यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह से आगे जाती है। व्यापारिक आगे जाएगी और पछुआ कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी। इस बात को आप यहाँ समझ गए होंगे। अब आपको दिशा मालूम हो गई होगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये इस तरह से बोलूँ तो आपकी दिशा कौन सी होगी? पछुआ पवनों की। अगर पछुआ पवनों की बात करूँ तो आप यहाँ देखो, पछुआ पवनों की जो दिशा है इस तरह से आगे जा रही है, तो ये पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में।
उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध ही वाला, तो उत्तरी गोलार्ध में तो आप दिशा, इसकी दिशा देखो, ये 5वां पवन की, तो ये इधर से चल रही है, इधर यहाँ से चल रही है, ये इधर जा रही है, तो इधर कौन सी दिशा है, तो इधर आपके मैंने कहा था कि आपके ये बना दिया मैंने, बनाने के बाद में ये आपके दिशाएं हैं 4, तो इधर कौन सी है, ये तो उत्तर है, ये आपके पूर्व है, ये आपके दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो अब ये ऐसे जा रही है ये 5वां पवन उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका ये इससे ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध है, इससे नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है। मैं समझा इसलिए रहा हूँ, टाइम से ले रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे और क्वेश्चन आएगा 100%, इस बात को ध्यान देना। तो ये उत्तरी गोलार्ध में 5वां पवन दिशा किस तरह से होती है, ये पश्चिम दक्षिण से चलती है उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में किस चलती है 5वां पवन है, तो ये देखो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो 5वां पवन चलती है वो चलती है आपके उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर चलती है, ये इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज समझा देता हूँ। अब आपको यहाँ समझना है, आप सभी को पता होगा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं। कौन कौन सी, बीचों बीच रेखा वो 0 डिग्री वाली, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा। और जो ऊपर वाली जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा है वो है 23.5 डिग्री की, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये चीजें सब आपने समझ रखी होगी, ये सब चीजें आपको मालूम होगी। मैं इनको दोबारा विस्तार से नहीं बता सकता कि क्या है किस तरह से नहीं है, तो आप सभी को पता होगा। मैं आपको नया, अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको पता होगा, या फिर आपने पहले भी मेरे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और एक बात जरूर है कि आप ब्रह्मास्त्र कोर्स का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, वो आपके लिए है, लास्ट के रिवीजन के लिए, उस पर आप जरूर ध्यान देना। और नीचे वाली है आपकी ये वाली 23.5 डिग्री वाली, ये भी आपके मकर रेखा। कौन सी वाली, ये मकर रेखा। तो मैंने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री की कौन सी, मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री कौन सी, आपकी कर्क रेखा। और यहाँ पर है आपके कौन सा, यहाँ पर 6.5 डिग्री, ये इसको बोलते हैं आर्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं इसको, आर्कटिक वर्त। और इसको नीचे वाले को बोलते हैं यहाँ पर अंटार्कटिका वर्त। अंटार्कटिका वर्त कितने डिग्री वाला है, ये 6.5 डिग्री वाला है। और नीचे यहाँ पर है 90 डिग्री पर, यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है, यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर है 90 डिग्री पर, यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीजें हैं पृथ्वी का। अब होता क्या है, जो हवाएं चलती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा से चलती है। जैसे आपके कर्क रेखा से यहाँ चलेगी आगे इस तरह से, ये आगे चल रही है इस तरह से, ये आगे चल रही है। तो अब कौन सी हवा है, किस दिशा में, ये पश्चिम दिशा में है। इधर भी मकर रेखा से देखो, मकर रेखा से जो आगे हवाएं चलेगी, मकर रेखा से आगे हवा, वो कौन सी हवा है, तो ये हवा कौन सी, जानते हैं पश्चिम दिशा की तरफ जो चलती है आगे वाली हवा, वो कौन सी हवा है, ये व्यापारिक हवा है। और जो पीछे चलेगी कर्क रेखा से, जैसे पूरी दिशा में पीछे चलने वाली हवा कौन सी है, पछवा हवा है। पीछे चलने वाली हवा कर्क रेखा से कौन सी हवा है, वो कौन सी, पछवा। इसी तरह दक्षिण में भी, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा से पीछे चलने वाली हवा भी कौन सी है, पछवा हवा है। बस आपको दिशा ध्यान रखना है कि इनकी दिशा क्या होती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पछवा हवा है, तो पछवा हवा इस तरह से जा रही है, किसमें, दक्षिण गोलार्ध में, ये वाले। तो यहाँ से देखो आप, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से ये आपके जा रही है, यहाँ से पश्चिम उत्तर से जा रही है आपके दक्षिण पूर्व की ओर, इनकी दिशा है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हवा चलती है। अब बात ये आती है कि यह हवा कर्क रेखा से मकर रेखा से क्यों चलती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। और गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने के कारण वह हवाएं क्या होती है, वह हवाएं ऊपर उड़ जाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर हवा नहीं खींच पाती नीचे, इस कारण हवाएं ऊपर उड़ जाती है। और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर हवाएं नहीं चलती। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर हवाएं नहीं चलती, बिल्कुल शांत रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी हवाएं चलती, यहाँ की हवाएं ऊपर उड़ जाती है। और यहाँ बिल्कुल शांत चीजें होती है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल शांति होती है, शांति। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, इस कारण इस क्षेत्र को डोलड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोलड्रम बोलते हैं। जहाँ पर बिल्कुल शांत पेटी कौन सी है, भूमध्य रेखा वाले 0 डिग्री वाले, 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जो रेखा होती है वो आपके शांति वाली होती है। और हवाएं ऊपर उड़ जाती है। ऊपर उठने के कारण ये हवाएं यहाँ से ऊपर उठकर यहाँ पर बैठती है कर्क रेखा पर, और यहाँ पर बैठती है यहाँ पर मकर रेखा पर। दोनों गोलार्धों में चली जाती है हवाएं ऊपर उठकर।
और उठने के बाद में ये दोनों हवाएं इस तरह से ऊपर उठकर कर्क रेखा पर उतरती है, इधर मकर रेखा पर उतरती है। उतरने के बाद में कर्क रेखा पर दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने के कारण एक हवा पीछे जाती है, एक हवा आगे जाती है। तो पीछे जाने वाली हवा क्या है आपके पछुआ, और आगे जाने वाली कौन सी आपके व्यापारिक हवा है। ये वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर, अब जैसे मैं पूछूं आपसे, आपको बिना देखे आपको याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ आपको बिना देखे आपको आंसर आ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ आपसे, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, आपके दक्षिणी गोलार्ध में, अगर मैं पूछूं आपके दक्षिणी गोलार्ध में, मैंने पूछा दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप इसका आंसर दे दोगे तो मानना कि आपकी तैयारी इस अध्याय से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो मानना कि आपकी तैयारी इसमें कमजोर है अभी भी। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? पवनों की दिशा क्या होती है? बताओ मुझे क्या होती है, फटाफट बताओ मुझे क्या होती है। अब आप इसका आंसर देना है, इसका क्या होती है। मैं आंसर लिख देता हूं जब तक। इसके आंसर क्या होती है दक्षिण गोलार्ध में। अब दक्षिण गोलार्ध में ही हवा इस तरह से जाती है तो मुझे पता है कि इधर क्या है, इधर दक्षिण पश्चिम है, और एक किधर जा रही है, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है, और दक्षिण पूर्व से जा रही है उत्तर पश्चिम की ओर। तो दक्षिण गोलार्ध में दिशा क्या होती है इसकी? तो इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व से इसकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम की ओर। इसकी दिशा क्या होती है? उत्तर पश्चिम की ओर। ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से आती है आपके, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? इसका आंसर होगा ये उत्तर पूर्व से ये चलती है दक्षिण पश्चिम की ओर। इस तरह से आपको डायग्राम याद होना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा, तो ये चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर ये व्यापारिक पवन की दिशा किस तरह से होती है। इसी तरह ग्रह पवन, मैंने बताया ग्रह पवन हुई, सनातनी पवन हुई आपके, वो सब एक ही होती है। अब ग्रहस्था चालीसा चलती है, तो ग्रहस्था चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को, आप यहाँ पर ध्यान देना कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को क्या कहते हैं? कि पछुआ पवनें हैं, दक्षिण गोलार्ध में चल रही है। ये दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ पवनें हैं, इन पछुआ पवनों को क्या बोलते हैं? जो 40 डिग्री के पास चलती है उनको ग्रहस्था चालीसा, अब 50 डिग्री के बीच चलती है उनको प्रचंड 50, और 60 डिग्री के यहाँ चलती है उसको छींटा छाटा बोलते हैं पछुआ पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को। ये बात यहाँ पर नोट करना। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब ये एक वीडियो इसलिए है कि आप यहाँ पर समझो, बाकी बहुत से जैसे पवने हैं आपके अलग अलग है। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझना होगा। अगर यहाँ मैं आपको कहूँ कि आपको ये मैंने नहीं समझाया, अब मैंने कहा कि ये हवा यहाँ से उठकर कहाँ बैठ रही है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठ जाती है भूमध्य रेखा से, ऊपर उठती है, उठने के बाद में यहाँ उतरती है मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर और कर्क रेखा पर हवाएं उतरने के कारण क्या होता था कि प्राचीन समय में जो व्यापारी थे वो जहाज लेकर जाते थे, गोल्डों से भर कर जहाज लेकर जाते थे। तो यहाँ पर उन जहाजों पर दबाव पड़ता था, वो डूबने लगते थे उनके हवा का दबाव पड़ने के कारण। और दबाव पड़ने के कारण वो जहाजों से अपने घोड़ों को फेंक देते थे, घोड़ों को वहां पर समुद्र में फेंक देते थे ताकि जहाजों से दबाव कम हो। इस कारण इन जो यहाँ के जो क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के पास क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश इन दोनों को कहते हैं। जहां पर ज्यादा दबाव होता है उनको क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। के प्राचीन समय में काम करते थे। बहुत सी बार आ सकता है कि अश्व अक्षांश कौन से कहते हैं? तो आपके उच्च दाब वाले क्षेत्र को, उच्च दाब वाले क्षेत्र को उच्च अक्षांश कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा वाला है, ये आपके निम्न दाब क्षेत्र होता है। क्या होता है आपके? ये निम्न दाब क्षेत्र होता है। और ये कर्क रेखा वाला आपका क्या होता है? ये आपके उच्च दाब क्षेत्र होता है। और मकर रेखा वाला भी आपके उच्च दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए। अब आपको ये चीजें यहाँ मैंने बताई दिया। देखो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, ये वाले भूमध्य रेखा को विषुववर्ती भी बोलते हैं वाला। और यहाँ पर कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। इसके बाद में ये आपकी अंटार्कटिका रेखा है, और ये आपके आर्कटिक रेखा है। ये उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इस तरह से हवाएं चलती है। अगर मैं बोलूँ तो कर्क रेखा से इस तरह से तो यहाँ पर ये चलती है आपके, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको एक बार, फिर आपको रिविजन करना है। कर्क रेखा से ये देखो इस तरह से चलती है हमारे पवन, ये इधर चलती है, और पश्चिम हवाएं पीछे चलती है, इस तरह से पीछे चलती है हमारे पश्चिम हवाएं। तो इनकी दिशा आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे आप ग्रह पवन, जैसे अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर संतुष्ट हो जाए। जैसे बात करते हैं आपके स्थानीय पवनों के बारे में। अब स्थानीय पवनों में जैसे आपके स्थानीय पवनें जैसे कौन कौन सी है? जैसे स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवनों में बात करता हूं मैं आपके
स्थानीय पवन है, स्थानीय पवनों में आपको ध्यान रखना है, एक तो जो आपके चिनूक है, चिनूक जो हवा है, ये चिनूक हवा कहाँ चलती है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चलती है रॉकी पर्वत पर, रॉकी पर्वत पर। अब रॉकी पर्वत पर जब ये हवा चलती है तो गर्म हवा है, क्या ऐसी एक हवा है? गर्म हवा है। ये गर्म हवा जब चलती है तो रॉकी पर्वत पर जो बर्फ होती है उस बर्फ को पिघला देती है गर्म हवा। अब बर्फ पिघलाने से क्या होता है कि यहाँ पर रॉकी पर्वत पर बर्फ पिघलने से छोटी मोटी जो क्या उग जाती है? घास उग जाती है, और घास उग जाती है तो घास उगने से क्या होता है? वहां पर रॉकी पर्वत हरा भरा हो जाता है, तो पशुओं के लिए लाभदायक है। रॉकी पर्वत के लिए वरदान कौन सी है? तो चिनूक हवा है। इसी तरह से आपके सांता आना भी अमेरिका में चलती है। अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया में, वहां पर ये चलती है भी गर्म हवा है। कौन सी? ये भी आपकी गर्म हवा है, सांता आना। इसी तरह से आपकी गर्म हवा की बात करें तो फोन हवा कहाँ चलती है? ये भी गर्म हवा है, तो फोन भी ये गर्म हवा है। कहाँ चलती है? ये यूरोप में एक पर्वत है आल्प्स पर्वत में चलने वाली हवा भी फोन हवा कहते हैं। ये भी इस तरह से बर्फ को पिघलाती है। इसी तरह से आगे बात करें तो आपका एक हवा है हरमटन नाम सुना होगा आपने, हरमटन क्या है कि यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका है, जो पूर्वी अफ्रीका है वहां पर चलती है हवा, और वहां पर चलने की वहां उमस भरी गर्मी होती है, और उमस भरी गर्मी होती है तो ये गर्म हवा होती है। तो उमस भरी गर्मी होती है तो उस उमस को ये गर्म हवा अपने आप को सोख लेती है और वहां की उमस को खत्म कर देती है। और हुमस को खत्म करने के कारण क्या होता है कि वहाँ का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इस कारण इस हवा को डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। इसी तरह से आपका एक हवा है सिराको हुआ है, तो सिराको हुआ ऐसे तो इसको अलग अलग नाम कहते हैं, जैसे इसको सिमुम भी बोलते हैं या अलग अलग बोलते हैं नाम अफ्रीका में। लेकिन जैसे ये हवा अफ्रीका से उड़ती हुई भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली में पहुंचती है, तो इटली में पहुंचने के कारण ये हवा क्या करती है? ये हवा इटली में वहां पर जो अफ्रीका की जो धूल है उस धूल की वर्षा वहां पर करती है, तो वहां की एक तरह से रेत की वर्षा करती है। वहां पर ऐसा लगता है कि वहां रक्त वर्षा हो रही है, तो सिराको को रक्त वर्षा भी बोलते हैं। इसको रक्त वर्षा कौन को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो सिराको को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं नक्शे में एक बार, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो ये तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स। अगर आपने आर्वी मानुष स्टडी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा तो वहां पर आपको डाउनलोड करना ही होगा। अगर आप ओडिसी अध्यापक की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए समर्पित है। अगर आप ओडिसी अध्यापक की तैयारी कर रहे हो और आपके पास आर्वी मानुष स्टडी अपनी है तो इससे बुरा तो क्या बात होगा, होना ही चाहिए। अगर आपके पास ओडिसी अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो अनिवार्य एसेसरीज एप्लीकेशन है जो होगा। और लास्ट समय के लिए आपके लिए कोर्स है जो ब्रह्मास्त्र कोर्स है, जो जीके के लिए आपका अंतिम 10 दिन में आपको रिवीजन करना है, वो करना ही पड़ेगा आपको। इसी तरह से अब मैं आपको न्याय बता देता हूं, जैसे आपके यहाँ पर कौन सा, जैसे यहाँ पर है आपके यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर ये रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत से चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पर यहाँ बोलते हैं चिनूक हवा। चिनूक हवा नहीं चलती है कहाँ पर? रॉकी पर्वत पर चलती है। यहाँ पर चिनूक हवा, यहाँ पर रॉकी पर्वत है। और यूरोप में यहाँ पर ये कौन सा पर्वत है? यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत पर चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? फोन हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोन। और हरमटन हवा, यहाँ पर हरमटन हवा है, तो हरमटन जो हवा है यहाँ पर चलती है, हरमटन हवा, जिसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। और जो सिराको हवा है तो यहाँ चलती है सिराको हवा, यहाँ से जाते हुए यहाँ सागर को पार करके यहाँ इटली में पहुंच जाती है। इटली में पहुंचने का कारण इसको क्या कहते हैं? सिराको हवा को बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में कौन सी है? अर्जेंटीना में जोंडा हवा चलती है, पपैया हवा चलती है, यहाँ पर चलती है, आपको पता होगा जोंडा, पपैया। और यहाँ पर कैलिफोर्निया में यहाँ पर आपको चलती है सांता आना हवा। इसी तरह से बहुत सी हवाएं हैं, अलग अलग हवाएं, ब्लैक फेडर है, ब्लैक लोरल है, अलग अलग हवाएं जिनको आपको याद करना है। साथ में गर्म हवा कौन सी है, ठंडी हवा कौन सी है, आसानी आपके पास होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि आपको पवनों को किस तरह से याद करना है। और लास्ट चैप्टर बचा है आपका। अब लास्ट चैप्टर में बस एक वीडियो हो रहा है, वैश्वीकरण और जनसंख्या वितरण, इसका लास्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे। और हाँ, आपने ध्यान दिया होगा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लेना, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर आपको अनिवार्य नेसेसरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।